So in this video we will discuss about some important South Indian ruling dynasties which is also important for CTET exam. So ruling kingdom of South India. The first or the most prominent or well-known kingdoms of South India were of Cholas, Cheras and Pandyas, and they existed during the Sangam age. And before discussing about Cholas, Cheras and Pandyas, we need to discuss about Sangam age, the complexity of Sangam age, the events during the Sangam age, and what is Sangam age. So what is Sangam? संगम लिटरेरी मीन्स एसोसिएशन, यानी कि सम्मेलन, जैसे कि कवि सम्मेलन होता है उसी तरह से जो सम्मेलन होता है उसे हम संगम बोलते हैं. द संगम पीरियड और एज, स्पेसिफिकली द थर्ड संगम पीरियड, इज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री in ancient Tamil Nadu, Kerala and portions of Sri Lanka that lasted from around the 6th century BCE to around 3rd century CE. तो जो संगम पीरियड या संगम एज जो था, और उसमें भी जो थर्ड संगम था, जो स्पेसिफिकली थर्ड संगम था, वो एक पीरियड था हिस्ट्री का जो एंशियंट तमिलनाडु है और केरला है और कुछ पोर्शंस जो श्रीलंका के हैं उसमें ये फैला हुआ था. जो संगम पीरियड, जो संगम जहाँ से हमें सोर्स मिलते हैं हिस्ट्री के संगम एरा की, वो ये 3 प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं. केरला की कुछ जगह, तमिलनाडु की कुछ जगह और श्रीलंका की कुछ जगह. और जो थर्ड संगम हुआ था उसकी शुरुआत 6th सेंचुरी BC में हुई थी और ये ख़त्म हुआ था 3rd सेंचुरी CE में. It was named after the well-known Sangam schools of poets and philosophers based in Madurai. और इसका नाम संगम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे स्कूल लगा करता था. जो संगम पोएट्स हैं, फिलोसफर्स हैं, जो मदुरई सिटी में बसे हुए थे, उनका स्कूल लगा करता था. उनका जो ऑर्गेनाइजेशन थी या सम्मेलन था वो लगा करता था. एसोसिएशन जिसमें एसोसिएट किया करते थे, एक तरह से मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लगा करता था. इस वजह से इसका नाम संगम पड़ा. It was named after the Sangam academies that flourished during that era under the royal patronage of Pandya rulers of Madurai. और इसका नाम संगम इसलिए रखा गया क्योंकि ये संगम एकेडमीज़ जो फ्लरिश किया करती थी पंड्या रूलर्स के अंडर, तो इस वजह से इसका नाम संगम पड़ा. Eminent intellectuals gathered at the Sangams to serve as censors and the best writing was rendered in the form of anthologies. और इसमें प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी वर्ग आया करते थे, उसमें मतलब प्रस्तुत हुआ करते थे और वह सेंसर की तरह सर्व किया करते थे. यानी कि किसी भी राइटिंग को अप्रूव करना, जो मतलब उस दौरान जो संगम एज में मोस्टली पोएम्स लिखी जाती थी, कॉम्पोजिशन लिखे जाते थे, एपिक्स लिखी जाती थी, और उसी को ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो सेंसर किया करते थे. और जो बेस्ट राइटिंग जो होती थी, उसमें से जो बेस्ट राइटिंग होती थी उसे अवार्ड देते थे, उसे एंथोलॉजीज़ के फॉर्म में अवार्ड दिया करते थे. दिस लिटरेरी वर्क्स वर अमॉन्ग द फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द्रविडियन लिटरेचर. और जो संगम एरा के दौरान जो लिखे गए जो लिटरेचर थी, जो पोएम्स थी, जो कॉम्पोजिशन थी, जो एपिक्स थी, वो फर्स्ट एग्जाम्पल यानी कि फर्स्ट सोर्स है या फिर फर्स्ट एविडेंस है द्रविडियन लिटरेचर का जो हमें मिला है, वो फर्स्ट सोर्स है. According to Tamil traditions, 3 Sangams, academies of Tamil poets were held in ancient South India, generally known as Muchanganam. तो तमिल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग 3 संगम हुए हैं कुल, या फिर एकेडमीज़ ऑफ तमिल पोइट्स जिसे कह सकते हैं, जो एंशियंट साउथ इंडिया में हुए हैं. और संगम को, जो 3 संगम हुए हैं उसको मुचंगनम के नाम से भी जाना जाता है. The first Sangam is said to have taken place in Madurai and it was attended by gods and mythical sages. These Sangams literary work is not available. जो पहला संगम था वो मदुरई सिटी में हुआ था. मदुरई को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है. और जो फर्स्ट संगम था इसमें जो पार्टिसिपेट किया था, जिसको अटेंड किया था, वो गॉड्स और माइथिकल सेजेस ने किया था. और जो फर्स्ट संगम था उसका लिटरेरी वर्क जो है वो अवेलेबल नहीं है. ओनली तोलकापियम सर्वाइव फ्रॉम द सेकेंड संगम विच वॉज हेल्ड इन कपाड़ापुरम. और केवल तोलकापियम ही सर्वाइव कर पाया था. जो सेकेंड संगम हुआ था उसमें जो लिटरेरी वर्क था तोलकापियम, केवल वही सर्वाइव कर पाया था.
और जो सेकंड संगम था वो कपाड़ापुरम में हुआ था। फर्स्ट संगम मदुरई में हुआ था और सेकंड संगम कपाड़ापुरम में हुआ था। Madurai also hosted the third Sangam. A handful of these Tamil literary works have survived and can be used to recreate the Sangam period's history. और थर्ड जो संगम हुआ था वो मदुरई ने होस्ट किया था। पहला और तीसरा जो संगम था वो मदुरई ने होस्ट किया था और जो सेकंड संगम था वो कपाड़ापुरम में हुआ था। और इसमें से केवल कुछ गिने चुने ही लिटरेरी वर्क्स, जो तमिल लिटरेरी वर्क्स जो थे, जो पोएम्स थी या फिर लिटरेचर जिसे कह सकते हैं या एपिक्स थी, वो ही सर्वाइव कर पाई थी, जिसके थ्रू जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो हिस्टोरियंस हैं वो रिक्रिएट कर पाते हैं जो संगम एरा की हिस्ट्री है, उसको संगम पीरियड की हिस्ट्री को वो रिक्रिएट कर पाते हैं। जो बचे कुचे जो हैंडफुल जो लिटरेरी वर्क्स, तमिल लिटरेरी वर्क्स जो उन्हें मिले हैं, जो थर्ड संगम से मिले हैं, उसी के थ्रू वो उसको रिक्रिएट कर पाते हैं, उसकी हिस्ट्री को रिक्रिएट कर पाते हैं। It was attended by a great number of poets who generated extensive literature, but only a handful of them survived. और जो थर्ड संगम था उसको ग्रेट नंबर ऑफ यानी कि काफ़ी सारे जो पोएट्स थे उन्होंने अटेंड किया था और उन्होंने बल्क में लिटरेचर जो लिखी हुई थी, लेकिन उसमें से केवल एक हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर ही कुछ सर्वाइव हो पाई हैं, बाकी जो है वो नहीं सर्वाइव हो पाई, जिसके थ्रू संगम जो संगम पीरियड था, जो थर्ड संगम था, स्पेसिफिकली थर्ड संगम था, उसको रिक्रिएट किया जा सकता है। उस मतलब जो हिस्टोरियंस हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उसको रिक्रिएट कर पाते हैं उस पीरियड को। संगमेश सोर्सेस, तो संगमेश के स्रोत क्या क्या है कि कहाँ से हमें वहाँ की इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके इवेंट्स के बारे में पता चलता है, क्रोनोलॉजी के बारे में पता चलता है। तो जो पहला सोर्स है वो संगम लिटरेचर, जो पहला स्तोत्र है वो संगम लिटरेचर है। तोल्कापियम एटुटोगाई पट्टू पथिनेन किलकन्नकू एंड द टू एपिक्स शिलापतिकरम एंड मणिमेगलाई। तो जो तोल्कापियम है वो तो सेकंड संगम से मिली है और जो एटुटोगाई पट्टू पथिनेन के किलकन्नकू जो है वो थर्ड संगम से मिला है। और टू एपिक्स, जो दो एपिक्स हैं, शिलापतिकरम और मणिमेगलाई जो है, ये दो एपिक्स हैं जो कि थर्ड संगम से मिले हैं। आर अमंग द वर्क्स इन द संगम लिटरेरी कॉर्पस, ये कुछ वर्क्स हैं जो सर्वाइव कर पाए हैं संगम लिटरेरी कॉर्पस, जो संगम एरा के दौरान जो लिटरेचर लिखी गई थी उसमें से सर्वाइव कर पाए हैं कुछ। जो तोल्कापियम रिटन बाय तोल्कापियार इज़ द फर्स्ट पीस ऑफ तमिल लिटरेचर। जो तोल्कापियम है जो कि सेकंड संगम के दौरान लिखी गई थी तोल्कापियार द्वारा, ये पहला ऐसा पीस है जो सर्वाइव कर पाया था तमिल लिटरेचर से। और ये फर्स्ट एविडेंस के रूप में जो है या फर्स्ट प्रूफ के रूप में जिससे तमिल लिटरेचर के बारे में हम कुछ जान पाते हैं, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है या जो उसके इवेंट्स हैं या क्रोनोलॉजी है उसके बारे में समझ पाते हैं, वो तोल्कापियम से ही समझ पाते हैं और उसको तोल्कापियार ने लिखा था और ये सेकंड संगम का लिटरेरी वर्क है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द तमिल लैंग्वेज बट इट ऑल्सो डिस्कसेस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज ड्यूरिंग द संगम पीरियड। वैसे तो ये जो तोल्कापियम है वो मतलब उसका जो तोल्कापियम था वो मोस्टली तमिल लैंग्वेज की स्टडी के लिए लिखा गया था। उसका जो एम था वो तमिल लैंग्वेज की स्टडी करना था, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ थी जो थर्ड संगम के दौरान जो एग्जिस्ट किया करती थी, उसके बाद जो सेकंड संगम के दौरान जो एग्जिस्ट किया करती थी उसके बारे में भी लिखा गया। जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ थी संगम पीरियड की। द फैक्ट दैट Gajabhagu II of Sri Lanka and Cheran Sengotuvan of the Chera dynasty were contemporaries is the primary anchor of Sangam chronology। तो इसमें तोल्कापियम में ये बताया गया है कि जो गजाबागु सेकेंड जो श्रीलंका के जो राजा थे और जो चेरन सेंगुटुवन जो चेरा डायनेस्टी के जो राजा थे, ये एक दूसरे के समकालीन थे और ये एक प्राइमरी क्रोनोलॉजी जो है कि किस तरह से घटनाएं घटी संगम एरा के दौरान, इसके थ्रू हमें पता चलता है तोल्कापियम से।
Silapatigaram as well as Deepavamsa and Mahavamsa confirm this. और शिलापतिगरम और जो बाकी लिटरेरी वर्क्स है जैसे दीपवामसा महावामसा इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो गजाभागु सेकंड श्रीलंका के जो राजा थे और जो चेरा सेंगुटुवन जो चेरा डायनेस्टी के राजा थे वो एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन. In addition, Roman coins minted by Roman emperors in the 1st century AD were discovered in abundance in numerous locations around Tamil Nadu. और इसके अलावा जो लिटरेरी वर्क्स हैं उसके अलावा जो कॉइन्स जो छापे गए थे रोमन एम्परर्स के द्वारा ये बल्क में मिले थे इन न्यूमरस लोकेशन से, जो तमिलनाडु के जो इन न्यूमरस लोकेशंस थे जहाँ से इनका ट्रेड हुआ करता था वहाँ से मिले थे ये रोमन कॉइन्स मिले थे. इससे भी पता चलता है कि जो संगम एरा था उसका संगम एरा में जो एम्परर्स जो राज किया करते थे उनका ट्रेड कनेक्शंस जो थे वो रोमन एम्पायर से भी थे. As a result, based on literary, archaeological and numismatic evidence, the most likely dating of the Sangam literature has been assigned to the 3rd century BC to the 3rd century AD. और इन एविडेंस के बेसिस पे जो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंस है इनके बेसिस पे हम जो रफली मार्क कर पाते हैं संगम एरा को वो जनरली है 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक, यानी कि इसकी शुरुआत हुई होगी ऐसा माना जाता है 3rd सेंचुरी BC में इसकी शुरुआत हुई होगी और 3rd सेंचुरी AD में ख़त्म हुआ होगा. अदर सोर्सेस और लिटरेरी वर्क और जो बाकी आर्कियोलॉजिकल मतलब जैसे कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो थी जैसे कि कॉइन्स, इसके अलावा जो दूसरे स्रोत हैं जिनसे हमें पता चलता है संगम एज के बारे में, मतलब संगम एज की जो पॉलिटिक्स थी उनकी जो उसके दौरान जो प्रोमिनेंट इवेंट्स थे उसके बारे में हमें जो बाकी स्रोत हैं उनसे भी पता चलता है. असाइड फ्रॉम द संगम लिटरेचर, ग्रीक ऑथर्स सच एज मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लिनी एंड प्टॉलेमी इंडिकेट इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन द वेस्ट एंड साउथ इंडिया. तो जो ग्रीक ऑथर्स थे जैसे कि मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लिनी और प्टॉलेमी ये अपनी जो राइटिंग्स थे उसमें बताते हैं कि इनके जो इकोनॉमिक टाइज थे वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट और साउदर्न इंडिया से हुआ करता था. तो सदर्न पार्ट इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट इंडिया का वहाँ से लोग इनके इकोनॉमिक रिलेशंस हुआ करते थे, इकोनॉमिक टाइज हुआ करते थे. द चेरा, चोला एंड पांड्या मोनार्क्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर आर मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शंस. और जो चेरा, चोला और पांड्या जो मोनार्क्स थे मौर्यन एम्पायर के, जो ये प्रोमिनेंट मोनार्क्स थे साउथ इंडिया में, इनके बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शंस में जो अशोक के शिलालेख है उसमें मेंशन किया गया है. द हाथी कुंभा इंस्क्रिप्शन ऑफ द खरवेला ऑफ कलिंगा मेंशंस तमिल किंगडम एज वेल. तो जो हाथी कुंभ इंस्क्रिप्शन है खरवेला का, जो कि कलिंगा का जो इंस्क्रिप्शन है हाथी कुंभ इंस्क्रिप्शन, इसमें तमिल किंगडम के बारे में वर्णन किया गया है. द एक्सकवेशंस एट अरिकामेडू, पूमपुहार, कोडुमनाल and other locations demonstrate the Tamils broad trading operations. तो जो एक्सकवेशन साइट्स हैं तमिलनाडु में, जो प्रोमिनेंट एक्सकवेशन साइट्स हैं जैसे कि अरिकामेडू, पूमपुहार, कोडुमनाल और इसी तरह की जो दूसरी लोकेशंस हैं ये बताती हैं जो तमिल एरिया के जो अब्रॉड यानी कि जो विदेश में जो ट्रेड हुआ करता था और किस तरह से ये ऑपरेट हुआ करता था उसके बारे में ये बताती हैं. जो एक्सकवेशन साइट्स हैं इन एक्सकवेशन साइट से पता लग पाता है. पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संगम एरा. तो संगम एरा के दौरान राजनीति किस प्रकार की थी. संगम एज पॉलिटिकल हिस्ट्री. ड्यूरिंग द संगम एज साउथ इंडिया वॉज डोमिनेटेड बाय 3 डायनेस्टीज. तो संगम एज के दौरान साउथ इंडिया जो था वो 3 प्रोमिनेंट या डोमिनेंट डायनेस्टीज द्वारा जिनका शासन था तमिल साउथ एरिया में, वो थे चेरास, चोलास और पांड्यास. चेरास. नाउ वी विल डिस्कस द वन ऑफ द प्रोमिनेंट डायनेस्टी ऑफ संगम एरा विच वॉज चेरास. So the Cheras ruled over Kerala, central and northern regions as well as the Kongu area of Tamil Nadu. तो जो चेरास थे उनका जो एम्पायर था वो फैला हुआ था केरला के नॉर्दर्न रीजन से लेकर सेंट्रल रीजन से लेकर कोंगू एरिया जो तमिलनाडु का था वहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था. नॉर्दर्न रीजन
सेंट्रल रीजन और तमिलनाडु का कोंगू एरिया, वहाँ पे इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। देयर कैपिटल वॉज वांजी, इनकी कैपिटल जो थी वो वांजी थी। एंड दे कंट्रोल द पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट मुसीरी एंड टोंडी, और ये वेस्ट कोस्ट में जो पोर्ट्स हुआ करते थे, जो बंदरगाह हुआ करते थे, उसे कंट्रोल किया करते थे, और उन बंदरगाहों का नाम था मुसीरी और टोंडी। इनकी कैपिटल का नाम वांजी था, और जिन पोर्ट्स को ये लोग कंट्रोल किया करते थे उसका नाम था मुसीरी और टोंडी। चेरास इंसिग्निया वॉज अ बो एंड एरो, और जो इनके प्रमुख चिन्ह हुआ करते थे वो थे बो एंड एरो। जो इनकी एम्बलम, नेशनल एम्बलम हुआ करती थी, जो इनकी रूलिंग एम्बलम हुआ करती थी वो थी बो एंड एरो। द पुगालुर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी एडी मेंशंस 3 जनरेशंस ऑफ चेरा मोनार्क, और जो पुगालुर की जो इंस्क्रिप्शन, जो पुगालुर के जो शिलालेख हैं उसमें जो कि फर्स्ट सेंचुरी का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें 3 जनरेशन मेंशन की गई हैं चेरा मोनार्क्स की, कि जो फर्स्ट 3 जनरेशन्स हैं चेरा मोनार्क्स की जिसने राज किया है उसके बारे में मेंशन किया गया है पुगालुर इंस्क्रिप्शन में, और ये फर्स्ट सेंचुरी एडी से मिली है। द चेरा सिग्निफिकेंस स्टेम्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद रोमन्स, दे ऑल्सो इरेक्टेड एन ऑगस्टस टेम्पल नियर बाय, और जो चेरास का सिग्निफिकेंस है, मतलब इनकी प्रमुखता है, वो इससे पता चलती है कि इनका ट्रेड हुआ करता था, मतलब इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए भी था क्योंकि इनका ट्रेड हुआ करता था रोमन्स के साथ, और इन्होंने ऑगस्टस का एक टेम्पल जो है वो भी बनवाया था, जो रोमन एम्परर था ऑगस्टस, इसका एक टेम्पल भी बनाया था। सेंगुटुवन, often known as Red Chera or the Good Chera, was the greatest monarch of the Cheras in the 2nd century AD, और जो चेरास का एक प्रोमिनेंट या फिर ग्रेट मोनार्क था वो था सेंगुटुवन। इसको रेड चेरा और गुड चेरा के नाम से भी जाना जाता है, और ये 2nd सेंचुरी एडी यानी कि जो दूसरी शताब्दी है उसका ये एक प्रोमिनेंट या फिर ग्रेट मोनार्क है सेंगुटुवन, और इसको रेड चेरा और गुड चेरा के नाम से भी जाना जाता है। सेंगुटुवन पॉपुलराइज द पटिनी कल्ट और द वर्शिप ऑफ कनागी एज अ रिजल्ट एज द आइडियल ब्राइड इन तमिलनाडु, और सेंगुटुवन ने पटिनी कल्ट को पॉपुलराइज किया था जिसमें वर्शिप की जाती थी कनागी की एज आइडियल ब्राइड इन तमिलनाडु। ही वॉज द फर्स्ट टू सेंड एन एम्बेसी फ्रॉम साउथ इंडिया टू चाइना, और ये पहला ऐसा राजा था साउथ इंडिया का जिसने अपनी एम्बेसी भेजी थी साउथ इंडिया से चाइना में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चोलास हु वर द सेकेंड रूलिंग डायनेस्टी ड्यूरिंग द संगम एज और संगम एरा। ड्यूरिंग द संगम एरा द चोला मोनार्की स्ट्रेच्ड फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी तिरुचि डिस्ट्रिक्ट टू सर्दर्न आंध्र प्रदेश। तो संगम एरा के दौरान जो चोला मोनार्की थी वो फैली हुई थी जो तिरुचि डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से सर्दर्न आंध्र प्रदेश तक इनका शासनकाल हुआ करता था चोला एम्परर्स का। देयर कैपिटल वॉज फर्स्ट लोकेटेड इन उरायूर बट वॉज लेटर रीलोकेटेड टू पुहार। तो इनकी जो कैपिटल थी वो पहले उरायूर थी, बाद में उसे पुहार में शिफ्ट कर दिया गया था। जो चेरास थे उनकी जो कैपिटल थी वो वांची थी, और जो चोलास थे इनकी जो कैपिटल थी वो पहले उरायूर थी, बाद में उसे पुहार में शिफ्ट कर दिया गया था। करिकाला वॉज अ वेल नोन संगम चोला रूलर, और करिकाला जो है वो एक वेल नोन संगम चोला रूलर है, मतलब प्रोमिनेंट रूलर या फिर मोस्ट फेमस रूलर है चोलास का। और चेरास का जो प्रोमिनेंट रूलर था वो सेंगुटुवन था, और जो चोलास हैं इनका प्रोमिनेंट रूलर करिकाला है। पट्टिना पलाई डिपिक्ट्स हिज चाइल्डहुड एंड मिलिट्री ट्रायम्फ्स, और करिकाला के जो चाइल्डहुड और मिलिट्री में इन्होंने जो कुशलता हासिल करी थी या वर्णन जो है इनके जो बचपन का वर्णन है या फिर जो मिलिट्री में इन्होंने कुशलता हासिल करी थी उसका वर्णन है पट्टिना पलाई जो बुक है उसमें। He vanished the powerful confederacy of the Cheras, Pandyas and 11 smaller chieftains at the Battle of Veni। तो बैटल ऑफ वेनी जो है जो इसमें इन्होंने महारत हासिल की थी
चेरास को हरा के, पांड्यास को हरा के, और जो 11 जो छोटे छोटे जो राज्य थे, किंगडम थे, उनको इन्होंने हराया था और इसमें इन्होंने महारत हासिल की थी बैटल ऑफ वेनी में। मैनी संगम पोइट्री रेफरेंसेस दिस ऑकरेंस। तो काफ़ी संगम पोएम्स में इस घटना के बारे में वर्णन मिलता है बैटल ऑफ वेनी के बारे में, जिसमें इन्होंने चेरास को, पांड्यास को और जो 11 छोटे छोटे जो राज्य थे उनको हराया था। Another significant fight fought by him was Vahai Parandalai, in which 9 enemy chieftains surrendered before him. और जो दूसरी फाइट जो उन्होंने लड़ी थी बिसाइड बैटल ऑफ वेनी, वो थी वहाई परंदलाई, जिसमें इन्होंने जो 9 छोटे छोटे जो राज्य थे उसको हराया था और उन्होंने इसके सामने सरेंडर किया था। Karikala's military accomplishments elevated him to the position of the ruler of the whole Tamil kingdom. और क्योंकि इन्होंने मिलिट्री में इतनी कुशलता हासिल कर ली थी, इन्होंने जो वॉर्स थी वो बैटल ऑफ वेनी जीती, और उसके बाद वहाई परंदलाई जो वॉर थी, कि भी वॉर जो इन्होंने जीत ली थी, और क्योंकि इन्होंने मिलिट्री में इतना कुछ अकम्प्लिश कर लिया था, इस वजह से इनकी पोजीशन जो थी वो एलिवेट हो गई, और ये होल तमिल किंगडम, जो पूरा तमिल किंगडम था, उसके राजा के रूप में ये उभर के आए हुए थे। ड्यूरिंग हिज रूल ट्रेड एंड कॉमर्स प्रॉस्पर्ड। और करिकाला के जो शासनकाल था, इसमें जो ट्रेड और कॉमर्स था वो उसकी समृद्धि हुई थी, मतलब उसने प्रॉस्पर किया था जो ट्रेड और कॉमर्स था। ही ऑल्सो इरेक्टेड कलनाई अक्रॉस द कावेरी रिवर एंड सेवरल इरीगेशन कैनाल्स। और उन्होंने बहुत से इरीगेशन कैनाल्स जो थे उनका निर्माण कराया हुआ था, उसी में से एक कलनाई था जो कि कावेरी रिवर के अक्रॉस बना हुआ था। पांड्यास। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पांड्यास, हु वर द third most dominant dynasty during the Sangam age. So the Pandyas reigned over what is now southern Tamil Nadu. तो जो पांड्यास का जो रूल था वो मोस्टली सदर्न तमिलनाडु तक सीमित था। मदुराई वॉज द कैपिटल। इनकी जो कैपिटल थी वो मदुराई थी। जो चेरास थी उनकी कैपिटल वांजी थी। जो चोलास थी उनकी कैपिटल पहले उरायूर थी, बाद में उसको चेंज करके पुहार कर दिया गया था, और मदुराई जो थी वो पंड्यास की कैपिटल थी। द फर्स्ट पांडियन रूलर वर नेडियन पलाई गसलाई मुडुकुडुमी पेरुवल्लुधी एंड मुदाथिरुमरल। तो ये कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स थे, फर्स्ट रूलर्स थे पंडियन डायनेस्टी के, जो नेडियन, पलिया गसलाई, मुडुकुडुमी, पेरुवल्लुधी और मुदाथिरुमरल। There were two Nedu Chelians present. The first was known as Arya Padai Kadanta Nedu Chelian, one who defeated the Aryan army. और इस दौरान दो नेदू चलियान जो थे वो प्रोमिनेंट थे या प्रेजेंट थे, और जो पहला नेदू चलियान था उसको पदाई कदंता नेदू चलियान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जिसने आर्यन आर्मीज़ को हराया हो, वन हु डिफीटेड द आर्यन आर्मीज़। जो कदंता आर्य पदाई कदंता नेदू चलियान है, इसका मतलब है जिसने आर्यन आर्मीज़ को हराया हो। He was responsible for Kovalan's execution, for which Kannagi burnt Madurai. और इसने जो कोवलान था उसको मरवाया था, जिसकी वजह से जो कनागी था उसने पूरे मदुराई सिटी को जला दिया था। तलाई यलंगना टू चेरुवेनरा, he who won the war of तलाई यलंगनम, नेदू चेलियान was the other. और जो सेकंड नेदू चलियान था वो तलाई यलंगना टू चेरुवेनरा जो था वो सेकंड प्रोमिनेंट नेदू चलियान था, और इसका मतलब था कि
जिसने तलाई यलंगनम की जो लड़ाई है उसमें जीत हासिल करी हो। नकीरार एंड मंगूडी मारूथनार बोथ कमेंडेड हिम। और क्योंकि इन्होंने तलाई यलंगनम की जो लड़ाई थी वो जीती थी, इस वजह से जो नकीरार और मंगूडी मारूथनार जो थे इसके बारे में प्रेस किया था और अपलॉड किया था। He received this title after defeating his opponents in the Battle of Talaiyalanganam। और उन्होंने जो टाइटल है तलाईयलंगना टू चेरुवेनरा इसको हासिल किया था क्योंकि उन्होंने अपने बैटल जो थी उसमें ओपोनेंट्स को हराया था, जो कि थांजौर डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई लड़ी गई थी। तलाईयलंगनम, बैटल ऑफ तलाईयलंगनम जो थी वो थांजौर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। With this win, नेदुचेलियान won control of the whole state of Tamil Nadu। और इस लड़ाई के बाद जो नेदुचेलियान जो था उसको कंप्लीट कंट्रोल मिल गया था, पूरी तमिलनाडु जो स्टेट है उसका कंप्लीट कंट्रोल मिल गया था। मंगूडी मारूथनास Madurai Kanji portrays the socio-economic status of the Pandya nation, particularly the booming harbour of कोरकाई। और जो मदुराई कंजी है जो मंगूडी मारूथनार ने लिखी है, इसमें पांडियन नेशन का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके बारे में वर्णन मिलता है और स्पेसिफिकली जो हार्बर था यानी कि जो बंदरगाह था कोरकाई का उसके बारे में वर्णन मिलता है। उगीरा पेरुवलुदी was the last renowned Pandyan ruler. The invasion of the Kalabhras caused the Pandyan power to wane during the Sangam age। और जो ये उगीरा पेरुवलुदी जो था ये लास्ट रिनोड यानी कि लास्ट जो जाना माना पंडियन रूलर था। इसके बाद जब कालाभ्राज ने इन्वेजन कर दिया था, जो इनका एम्पायर था उसमें इन्वेजन कर दिया था, इसकी वजह से जो पंडियन पावर जो थी वो ख़त्म हो गई थी संगम एरा के दौरान। Sangam age minor rulers. Besides Cholas, Cheras and Pandyas, there were other minor rulers as well, or the chieftains, the smaller kingdoms whose prominent rule helps to know about the complexity of Sangam age and the prominence during that era। माइनर चिeftains वर इम्पॉर्टेंट थ्रूआउट द संगम एरा। तो जो माइनर जो छोटे छोटे जो राज्य थे वो इम्पॉर्टेंट थे पूरे जो संगम एरा थे उसमें। परी, करी, ओरी, नली, पेगन, आई एंड अडियमन वर वेल नोन फॉर देयर चैरिटी एंड सपोर्ट ऑफ तमिल पोइट्स। और ये कुछ प्रोमिनेंट चिeftains थे जैसे कि परी, करी, ओरी, नली, पेगन, आई एंड अडियमन। ये जाने जाते थे, इनकी जो चैरिटी थी, जो उदारता थी और जो सपोर्ट किया करते थे जो तमिल पोइट्स थे उनका, इस वजह से इन्हें जाना जाता था। एज अ रिज़ल्ट दे वर डब्ड कदाई एलू वलारगल। इसकी वजह से इन्हें टाइटल मिला था कदाई एलू वलारगल का, इनकी चैरिटी, इनकी उदारता की वजह से और जो ये सपोर्ट किया करते थे तमिल पोइट्स को, इसकी वजह से। They were strong and popular in their domains while being subordinate to the Chera, Chola and Pandya emperors। और ये अपने डोमेन जो इनका किंगडम था उसमें ये स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर हुआ करते थे, जबकि ये लोग आधीन काम किया करते थे चेरा, चोला और पांड्या एम्परर्स के। लेकिन ये अपने डोमेन जिसमें राज किया करते थे उसमें एक पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग किंग के रूप में उभरे हुए थे। संगम एज पॉलिटी। तो संगम एज के दौरान कैसी राजनीति थी? ड्यूरिंग द संगम पीरियड द हेरिडिटरी मोनार्की वॉज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हेरिडिटरी मोनार्की यानी कि जो राजा था उसका बेटा राजा बनता था, इस टाइप की यहाँ पे गवर्नमेंट चलती थी। द मोनार्क हैड ऑल्सो सॉट एन ओपिनियन फ्रॉम हिज कोर्ट, हिज मिनिस्टर, पोएट एंड द इम्पीरियल कोर्ट नोन एज अवाई। तो जो मोनार्क था, जो शासक करता था, उसको ओपिनियन लेने की ज़रूरत लेना पड़ता था जो उसके मंत्री थे और जो कोर्ट में जो पोएट हुआ करता था और जो इम्पीरियल कोर्ट हुआ करता था जिसे अवाई के नाम से जाना जाता है, इनके थ्रू ने ओपिनियन लेना पड़ता था, राय लेनी पड़ती थी।
ईच संगम डायनेस्टी हैज़ इट्स रॉयल एम्बलम। तो हर एक संगम डायनेस्टी की उसकी एक रॉयल एम्बलम यानी कि राज के जो चिन्ह हुआ करते थे, अ कार्ड फॉर द पांड्यास, जिसमें जो पांड्यास थे उनके लिए कार्ड जो था वो रॉयल एम्बलम के रूप में था। अ टाइगर फॉर द चोलास, और जो चोलास का रॉयल एम्बलम था वो टाइगर था। एंड अ बो फॉर द चेरास, और जो चेरास का जो एम्बलम था वो बो एंड एरो था। सेवरल लीडर्स एंड ऑफिशियल्स अटेंडेड द इम्पीरियल कोर्ट नोन एज अवाई। तो लीडर्स और ऑफिशियल्स जो थे वो अटेंड किया करते थे इम्पीरियल कोर्ट को, जिसको अवाई के नाम से भी जाना जाता था। इसमें उनकी जो अटेंडेंस और प्रेजेंस थी वो हुआ करती थी। A huge group of officials split into 5 councils helped the king. Ministers, Samachar, priest, Anthanar, military commander, सेनापति, envoy, author and spies order were among them. तो ये 5 काउंसिल में बटे हुए थे, जो ऑफिशियल्स थे वो 5 काउंसिल में बटे हुए थे और ये किंग को लगातार हेल्प करते थे। और इसमें जो फर्स्ट काउंसिल था वो मिनिस्टर का था, जो कि समाचार के रूप से जाना जाता था। प्रीस्ट का जो काउंसिल था वो अंथनार के नाम से जाना जाता था। मिलिट्री कमांडर्स का जो काउंसिल था वो सेनापति के नाम से जाना जाता था। और जो एनवॉयज़ हुआ करते थे उनको ऑथर के नाम से, लेखक के नाम से जाना जाता था। और जो स्पाइस थे, जो कि यानी कि जो राजदूत हुआ करते थे, उनको ऑर्डर के नाम से जाना जाता था। ईच मोनार्क हैड अ रेगुलर आर्मी एज वेल एज देयर ओन कोडीमरन ट्यूटिलरी ट्री। तो हर एक मोनार्क की अपनी एक रेगुलर आर्मी हुआ करती थी और उनका एक अपना एक रिजर्व ट्री हुआ करता था, जिसको कोडीमरम के नाम से जाना जाता है। लैंड रेवेन्यू वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द गवर्नमेंटल रेवेन्यू एंड द कस्टम्स ड्यूटी वर ऑल्सो लिवाइड ऑन इंटरनेशनल कॉमर्स। तो जो प्राइमरी सोर्स था रेवेन्यू का यानी कि टैक्स का, वो लैंड रेवेन्यू था, जो कि अपने जहाँ पे वो राज किया करते थे वहाँ से लिया करते थे। एंड कस्टम्स ड्यूटी वर ऑल्सो लिवाइड ऑन द इंटरनेशनल कॉमर्स, और कस्टम ड्यूटी लगती थी इंटरनेशनल ट्रेड जहाँ से वो करते थे, जो इंटरनेशनल जिन एरियाज़ जो फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड किया करते थे उनसे ये लोग कस्टम ड्यूटी लिया करते थे। The Pattinapalai are customs officials who work in Puhar's harbour. War booty was also a significant source of the revenue for the royal treasury. और जो पटिनापलाई जो थे वो कस्टम ऑफिसर्स के रूप में काम किया करते थे, जो कि पुहार के जो हार्बर, जो पुहार का जो बंदरगाह है वहाँ पे काम किया करते थे पटिनापलाई। वॉर बूटी वॉज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द रॉयल ट्रेजरी। और बिसाइड्स जो लैंड रेवेन्यू और ये कस्टम ड्यूटी जो था, इसके अलावा जो ये लोग रेवेन्यू इकट्ठा करते थे वो वॉर जो यानी कि वॉर बूटी यानी कि जो लड़ाई में इन्होंने हासिल किया उससे ये लोग उसको सोर्स की तरह इस्तेमाल करते थे रेवेन्यू के लिए। जो रॉयल ट्रेजरी में जो रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती थी जो राज्य चलाने के लिए, वो बिसाइड जो लैंड रेवेन्यू था और जो कस्टम ड्यूटी था जो फॉरेन गुड्स पे लगता था, उसके अलावा जो जो लड़ाई में इन्होंने जो जीती हुई संपत्ति थी उसको इस्तेमाल करते थे एज रेवेन्यू फॉर रॉयल ट्रेजरी। रोड्स एंड पाथवेज वर मेंटेन एंड मॉनिटर्ड 24 hours a day 7 days a week to prevent robbery and smuggling. और जो रोड्स थे और जो पाथवेज थे इनको अच्छी तरह से मेंटेन किया गया था और इनका निरीक्षण होता था, इनको मॉनिटर किया जाता था लगातार 24 घंटे एक दिन में और 7 दिन पर वीक, ताकि ये जो रॉबरी है, इस तरह की घटनाएं हैं रॉबरी की और स्मगलिंग की, वो ना हो पाए। तो इनकी जो सिक्योरिटी थी वो वेल सिस्टमाइज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। संगम एज सोसाइटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोसाइटी ड्यूरिंग द एरा ऑफ संगम एज। कुरिंजी हिली ट्रेल्स, मुलाई पास्टोरल, मारूदाम एग्रीकल्चरल, नेडल कोस्टल एंड पलाई डेजर्ट आर द 5 लैंड डिविजन्स ऑफ तोलकापियम। तो तोलकापियम के अनुसार ये
पांच जो है पांच तरह से डिवीज़न में बटा हुआ था। जो लैंड जो थी वो पांच तरह की डिवीज़न में बटी हुई थी, या फिर सोसाइटी जिसे हम कह सकते हैं, वो पांच तरह के जो डिवीजन है उसमें बटी हुई थी, जिसमें कुरिंजी में हिली एरियाज़ आया करते थे, मुलाई में पास्ट ओरल यानी कि जो गांव के देहाती एरियाज थे वो आया करते थे, मरुदम में एग्रीकल्चरल एरियाज़ आया करते थे जो मतलब खेती से रिलेटेड थे, नेडाल में कोस्टल एरियाज़ आया करते थे जो तट हुआ करता था, जो समुद्र के तट से लगे हुए एरियाज़ थे वो आया करते थे, पलाई में डेजर्ट एरियाज़ आया करते थे। इस तरह से पांच तरह से डिवाइडेड थी लैंड। The individuals who lived in these five divisions had their primary jobs as well as gods to worship। और इस तरह की जो फाइव जो डिविजन्स थी उसमें जो रहने वाले लोग थे इनकी प्राइमरी जॉब्स, इनकी कुछ जॉब्स हुआ करती थी, और अलग अलग तरह के गॉड्स हुआ करते थे जिन्हें वर्शिप किया करते थे। अलग अलग तरह की जॉब्स हुआ करती थी और अलग अलग तरह के गॉड्स हुआ करते थे जिनको वर्शिप किया करते थे, ताकि इन्हें कुशलता मिल सके जिस एरिया में काम कर रहे हैं। कुरिंजी चीफ डिटी मुरुगन, चीफ ऑक्यूपेशन हंटिंग एंड हनी कलेक्शन। तो इसमें कुरिंजी जो हिली एरियाज का जो डिवीज़न लैंड डिवीज़न था उसमें जो चीफ डिटी था मुरुगन जो था, मुरुगन जो कि संगम एरा के दौरान एक प्रोमिनेंट डिटी था कुरिंजी एरिया में जो रहने वाले लोग थे उनका, और उनका चीफ ऑक्यूपेशन जो था वो हंटिंग और हनी कलेक्शन था। यानी कि जो हिली एरियाज़ में रहने वाले लोग थे इनका जो चीफ ऑक्यूपेशन जो था वो हंटिंग, शिकार करना और शहद को कलेक्ट करना था, और इनका जो चीफ ड्यूटी था वो मुरुगन था। मुलाई यानी कि जो देहाती एरियाज़ में रहते थे इनका जो चीफ ड्यूटी जो था वो मायोन यानी कि विष्णु था। चीफ ऑक्यूपेशन कैटल रियरिंग एंड डीलिंग विद डेयरी प्रोडक्ट्स, और इनके जो चीफ ड्यूटी हुआ करते थे वो विष्णु थे, और इनकी जो चीफ ऑक्यूपेशन यानी कि जो चीफ जॉब हुआ करती थी वो कैटल रियरिंग यानी पशुपालन करना, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनका ये लोग व्यापार किया करते थे। मरुदम यानी कि जो एग्रीकल्चरल एरिया था वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनकी जो चीफ ड्यूटी थे वो इंद्र थे, और इनकी जो चीफ ऑक्यूपेशन जो थी वो एग्रीकल्चर थी यानी कि खेती करना। नेडल यानी कि जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहा करते थे, जो कोस्टल एरिया का जो डिवीज़न था उसे नेडल के नाम से जाना जाता था। इनके जो चीफ ड्यूटी थे वो वरुणन थे, और इनकी जो चीफ ऑक्यूपेशन थी वो फिशिंग यानी कि मछलियों को इकट्ठा करना, मछलियाँ पकड़ना, और जो सॉल्ट था उसको मैन्युफैक्चर करना, ये इनकी चीफ ऑक्यूपेशन थी। पलाई द सुप्रीम गॉड कोरावाई इज द मेजर एंड द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ रॉबरी। तो पलाई जो थे जो डेजर्ट एरियाज़ में रहा करते थे, इनके जो सुप्रीम गॉड थे वो कोरावाई थे, और इनकी जो मेजर ऑक्यूपेशन थी वो रॉबरी यानी कि डकैती करना था, क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्सेज नहीं थे डेजर्ट में ऑक्यूपेशन के, तो ये लोग मतलब रॉबरी किया करते थे। अंतनार्स वर इन्फ्लुएंशियल इन द संगम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, वानिकार्स वर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। तो अंतनार्स जो थे वो इन्फ्लुएंशियल संगम पॉलिटिक्स और रिलीजन में एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन कैरी किया करते थे, जो कि अंतनार्स जो थे वो प्रीस्ट क्लास हुआ करती, जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो संगम पॉलिटिक्स और रिलीजन में इन्फ्लुएंशियल पोजीशन कैरी किया करते थे। वनीगार्स वर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, और जो वनीगार्स जो थे वो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का मतलब कि यानी कि ट्रेड से रिलेटेड काम किया करते थे जो वनीगार्स थे। तो इस तरह से सोसाइटी क्लासिफाइड थी। ड्यूरिंग दिस टाइम प्रिमिटिव ट्राइब्स सच एज द थोड़ास, इरुलास, नागास एंड वेदार्स एग्जिस्टेड। तो इस दौरान जो आदिकाल से चलती आ रही जो ट्राइब्स थी, जो आदिवासी थे, जैसे कि थोड़ास, इरुलास, नागास, वेदास, ये एग्जिस्ट किया करते थे। संगमेज इकनॉमी, तो इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, संगमेज की लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी। एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट, राइस वॉज द मोस्ट वाइडली ग्रोन क्रॉप।
तो जो एग्रीकल्चर था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो एम्प्लॉयमेंट जो थी, जो मोस्ट प्रोमिनेंट एम्प्लॉयमेंट थी संगम एज की, वो एग्रीकल्चर था। राइस वॉज द मोस्ट वाइडली ग्रोन क्रॉप, और राइस जो था वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता था। अदर क्रॉप्स पर रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, टर्मेरिक, सिनेमम एंड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। और इसके अलावा जो दूसरी तरह की जो क्रॉप्स थी वो थी रागी, शुगर केन, यानी कि जो ब्लैक सॉइल में जो उगाई जाती क्रॉप्स हैं, क्योंकि ये एरिया जो था संगम एज का वो मोस्टली उस एरिया में पड़ता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल अबेंडेंस में पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पे इसी तरह की क्रॉप्स भी उगाई जाती थी, जैसे शुगर केन, कॉटन and variety of fruits, cinnamon, turmeric, ginger, etc. The Chera people were well known for their love of jackfruit and pepper. तो जो चेरा पीपल जो थे वो मतलब जाने जाते थे इनके जो ये पसंद करते थे जैक फ्रूट यानी कटहल और पेपर, काली मिर्च को पसंद किया करते थे। इस वजह से जो इनकी पसंदीदा जो क्रॉप्स हुआ करती थी वो जैक फ्रूट और पेपर था। पैडी वॉज द मेन क्रॉप इन चोला एंड पांड्या टेरिटरी, और जो पैडी था वो मेन क्रॉप यानी कि इम्पॉर्टेंट क्रॉप था चोला और पांड्या टेरिटरी का। द संगम पीरियड्स हैंडीक्राफ्ट्स वर पॉपुलर, तो संगम पीरियड के जो हैंडीक्राफ्ट जो मतलब जो क्राफ्ट हुआ करते थे वो पॉपुलर थे, जैसे कि वीविंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री, शिप कंस्ट्रक्शन एंड द क्रिएशन ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम द बीड्स, स्टोन्स एंड आइवरी आर अमंग देम। तो इनके जो हैंडीक्राफ्ट्स हुआ करते थे वो पॉपुलर थे। इसमें वीविंग आ गया, मेटल वर्क कंसिस्ट करता था, कारपेंट्री होती थी, शिप कंस्ट्रक्शन, शिप का निर्माण करना, और ज्वेलरी बनाना बीड से, स्टोन से, इवरी से यानी हाथी के दांतों से। इसी तरह से ये लोग काम किया करते थे। As internal and external commerce was at pinnacle during the Sangam era, there was a high demand for these things. क्योंकि जो कॉमर्स था, जो ट्रेड था, वो एक प्रोमिनेंट पोजीशन में था संगम एरा में। मतलब जो कॉमर्स था वो उनके जो डोमेन था जिसमें वो राज किया करते थे उसमें भी हुआ करता था, और बाहर जो फॉरेन कंट्रीज से उनसे भी हुआ करता था। तो इसलिए जो इस तरह के आइटम्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट से जो उत्पादन किए हुए जो आइटम्स थे, मैन्युफैक्चर किए हुए जो आइटम्स थे, वो हाई डिमांड में थे। और ये आइटम्स थे जैसे कि वीविंग से प्रोड्यूस किए गए आइटम्स थे, मेटल वर्क से प्रोड्यूस किए गए आइटम्स थे, कारपेंट्री से किए गए आइटम्स थे, शिप कंस्ट्रक्शन जो हुआ करता था, और जो ज्वेलरी का निर्माण किया करते थे बीड से, स्टोन से, आइवरी से, इसकी डिमांड थी। कॉटन एंड सिल्क क्लॉथिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ एक्सीलेंस। तो जो कॉटन और सिल्क की जो स्पिनिंग किया करते थे और बुना करते थे, ये इसमें इन्होंने महारत हासिल की हुई थी। इसकी मतलब चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, पोएम्स में फैली हुई थी, लिटरेचर में फैली हुई थी, और इसमें इन्होंने कुशलता और महारत हासिल की हुई थी जो स्पिनिंग और वीविंग थे उसमें। कॉटन क्लोथिंग एज थिन एज मिस्ट ऑफ स्टीम और अ स्नेक स्लो इज मेंशन्ड इन द पोएट्री। तो जो कॉटन की जो क्लोथिंग थी उसका जो उसकी कह सकते हैं जो उपमा इन्होंने दी हुई थी वो मिस्ट ऑफ स्टीम से दी हुई थी, यानी कि जो उससे कंपेयर किया हुआ था मिस्ट ऑफ स्टीम से या फिर स्नेक के स्लो से, और इन्होंने अपनी पोएम्स में मेंशन किया हुआ था ये सब, क्योंकि इन्होंने इतनी महारत हासिल की हुई थी स्पिनिंग और वीविंग में। इस वजह से जो पोएट्स थे वो मेंशन किया करते थे इस जो क्लोथ्स ये बनाया करते थे उसको मेंशन किया करते थे अपनी पोएम्स में, और इसको एक कंपेयर किया जाता था जो एग्जिस्ट की जो चीज़ें जो परफेक्शन में एग्जिस्ट की जाती थी, क्योंकि ये लोग परफेक्ट थे अपनी क्राफ्ट में, परफेक्ट थे वीविंग में, परफेक्ट थे स्पिनिंग में, परफेक्ट थे। इस वजह से इनकी जो उपाधि या कंपेयर किया गया था वो इस तरह से किया गया था पोएट्री में। द कॉटन क्लोथिंग प्रोड्यूस्ड एट उरायूर वॉज इन हाई डिमांड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, और जो कॉटन के क्लोथ्स जो प्रोड्यूस किए जाते थे उरायूर में,
ये हाई डिमांड में थे वेस्टर्न वर्ल्ड में। ड्यूरिंग द संगम एज बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड वॉज प्रॉपरली रेगुलेटेड एंड स्विफ्टली कैरिड आउट। और संगम एज में जो डोमेस्टिक यानी कि जो उनका जो रूलिंग एरिया था उसमें जो ट्रेड हुआ करते थे और जो फॉरेन कंट्री से ट्रेड हुआ करते थे उनको प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता था और तेज़ी से किया जाता था। The Sangam literature, Greek and Roman narratives and archaeological evidence all give much material on this topic. और जो ट्रेड हुआ करते थे, जो इंटरनल ट्रेड हुआ करते थे या एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करते थे, उसके बारे में जो संगम लिटरेचर है उससे पता चलता है। ग्रीक और रोमन नैरेटिव्स, जो ग्रीक और रोमन राइटिंग्स है उससे पता चलता है। और जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस, जो आर्कोलॉजिस्ट ने एविडेंस कलेक्ट किए हैं उसके थ्रू हमें पता चलता है इनके ट्रेडिंग ऑपरेशंस के बारे में। मर्चेंट्स मूव प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन कार्ट्स एंड बैग्स ऑफ एनिमल्स। इंटरनल ट्रेड मोस्टली रिलाइड ऑन बार्टर। तो जो मर्चेंट्स थे वो कैरी किया करते थे अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह में कार्ट्स के थ्रू या फिर एनिमल की जो मतलब जो उनकी पीठ पे सामान लाद कर ले जाया करते थे, इससे अपना वो ट्रेड कैरी किया करते थे। और जो इंटरनल ट्रेड जो था यानी कि जो कंट्री के अंदर जो ट्रेड हुआ करता था वो मोस्टली रिलाय करता था बार्टर सिस्टम में, यानी कि एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेना, इसमें करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता था। साउथ इंडिया एंड द ग्रीक किंग्स कंडक्टेड एक्सटर्नल कॉमर्स। तो जो साउथ इंडिया के जो किंग थे और जो ग्रीक किंग्स थे वो एक्सटर्नल कॉमर्स किया करते थे। जो इंटरनल कॉमर्स था वो ट्रेडर्स किया करते थे और जो एक्सटर्नल कॉमर्स था वो किंग्स किया करते थे। रोमन कॉमर्स ग्रू इन प्रोमिनेंस आफ्टर द रोमन एम्पायर्स राइज। और रोमन एम्पायर से इनका कॉमर्स इस तब होने लगा जब रोमन एम्पायर राइज करने लगा यानी कि बढ़ने लगा। As large ships carrying valuable products reached Puhar's harbor, the city became a foreign commercial hub. और क्योंकि लार्ज शिप्स आने लगी वैल्यूएबल आइटम्स कैरी करके, जो पुहार का जो हार्बर था, बंदरगाह था वहाँ पर, इस वजह से ये जो सिटी था पुहार जो ये सिटी है ये एक प्रोमिनेंट बन गई, इम्पॉर्टेंट बन गई एज फॉरेन कमर्शियल हब, जहाँ पे फॉरेन का जो ट्रेड था कैरी होता था, रेगुलेट होता था। तो इसलिए जो पुहार जो थी वो फेमस बन गई एज फॉरेन कमर्शियल हब। टोंडी, मुसीरी, कोरकाई, अरिकामेडू एंड मराकन्नम आर अदर कमर्शियली एक्टिव पोर्ट्स। पेरिपुलस ऑथर delivers the most important information on the overseas commerce. तो जो टोंडी, मुसिरी, कोरकाई और अरिकामेडू और मराकन्नम जो दूसरे एक्टिव पोर्ट्स थे बिसाइड जो ये पुहार का जो पोर्ट था, उसके अलावा ये जो बाकी पोर्ट्स थे वो कमर्शियली एक्टिव पोर्ट्स थे। टोंडी, मुसिरी, कोरकाई, अरिकामेडू, माराकन्नम। और जो पेरिप्लस का जो ऑथर है जिसने बुक लिखी है ये बताता है कि किस तरह से जो ट्रेड हुआ करता था और ये कॉमर्स हुआ करता था, जो ये प्रोडक्ट्स जो थे वो पहुंचाए जाते थे या इंपोर्ट किए जाते थे या एक्सपोर्ट किए जाते थे, इसके बारे में इसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई थी। जो ओवरसीज़ जो ट्रेड हुआ करता था उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी। कॉटन गारमेंट्स, स्पाइसेस सच एज पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमम, टर्मरिक, आइवरी आइटम्स, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स वर द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट्स ऑफ द संगम पीरियड। और जो एक्सपोर्ट थे यानी कि जो एक देश से दूसरे देश में ये लोग पहुंचाते थे वो थे कॉटन गारमेंट्स, स्पाइसेस, क्योंकि इसका उत्पादन होता था संगम एरा में जो प्रोमिनेंट जो डोमिनेंट प्लेसेस थे वहाँ पे इनका उत्पादन होता था, इनका मैन्युफैक्चर होता था कॉटन गारमेंट्स का, स्पाइसेस का। इसमें यहाँ के लोगों ने महारत हासिल की हुई थी कॉटन गारमेंट्स बनाने में,
स्पाइसेस का उत्पादन करने में, जैसे कि पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमम, टर्मरिक, आइवरी आइटम्स जो हाथी के दांत होते थे, पर्ल्स जो मोती से लोग ज्वेलरी बनाया करते थे, और जो प्रेशियस स्टोन से ज्वेलरी बनाया करते थे, ये एक्सपोर्ट किया करते थे लोग, यानी कि दूसरे देश से इसका व्यापार किया करते थे। और जो ये इम्पोर्ट किया करते थे वो थे गोल्ड, हॉर्सेस और स्वीट वाइन। जो ये दूसरे देश से अपने देश में जो इम्पोर्ट किया करते थे वो थे गोल्ड, हॉर्सेस और स्वीट वाइन, जो इनकी कंट्री में नहीं, जिसका उत्पादन हो पाता था, वो ये बाहर से मंगवाया करते थे। संगम एज रिलीजन एंड वर्शिप। तो संगम एज के दौरान ये कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे और किसकी पूजा किया करते थे? सियोन और मुरुगन, द तमिल गॉड वॉज द मेजर गॉड ऑफ संगम एरा। तो संगम एरा का जो मेजर गॉड जो था वो मुरुगन था, यानी कि सियोन तमिलनाडु का, ये संगम एरा से चला आ रहा है, मेजर गॉड है मुरुगन। मुरुगन वर्शिप हैज़ एन एंशिएंट ओरिजिन एंड फेस्टिवल्स रिलेटेड टू गॉड मुरुगन वर डॉक्यूमेंटेड इन संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर में गॉड मुरुगन के बारे में बताया गया है, इनके ओरिजिन के बारे में बताया गया है, इनसे रिलेटेड फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है, और इसके बारे में डॉक्यूमेंट, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स जो राइटिंग्स हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं कि किस तरह से इनकी वर्शिप की जाती है, कहाँ से इनका ओरिजिन है, और किस तरह के फेस्टिवल्स इनसे रिलेटेड है, इसके बारे में वर्णन किया गया है संगम लिटरेचर में। ही वॉज गिवन 6 अवार्ड्स नोन एज अरुपदाई वीडू इन इस ऑनर। और इनके ऑनर में इनको 6 अवार्ड यानी 6 निवास स्थान मिले थे, जिसको अरुपदाई वीडू के नाम से भी जाना जाता है। मायोन विष्णु, तो मायोन विष्णु, वेंडन, इंद्रन, वरुणन एंड कोरावाई, ये बाकी जो प्रोमिनेंट गॉड्स थे जो संगम एज के दौरान थे, इनकी वर्शिप की गई है पूरे संगम एरा के दौरान। द हीरो स्टोन ऑल्सो नोन एज नाडुकाल वर्शिप वॉज इम्पॉर्टेंट थ्रूआउट द संगम एरा। तो हीरो स्टोन की भी वर्शिप की जाती थी, जिसे नाडुकाल के नाम से जाना जाता है, ये इम्पॉर्टेंट था पूरे संगम एरा के दौरान। संगम एज पोजीशन ऑफ वुमेन। तो अब संगम एज में वुमेन की क्या पोजीशन थी? देयर इज अ वेल्थ ऑफ मटेरियल इन द संगम लिटरेचर दैट मे बी यूज्ड टू ट्रैक द सिचुएशन ऑफ वुमेन थ्रू आउट द पीरियड। तो मटेरियल जो सोर्स हमें मिलता है कि वुमेन की जो पोजीशन थी वो सोसाइटी में वो क्या थी, वो संगम लिटरेचर के थ्रू ही मिल पाता है, और इसके थ्रू हम ट्रैक कर पाते हैं उनकी क्या सिचुएशन थी संगम पीरियड के दौरान, जो पूरा संगम एज था उसके दौरान इनकी क्या सिचुएशन थी। वुमेन पोएट्स सच एज अव्यर, नच चेल्लैयार एंड ककाई पडिनियार फ्लरिश्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू तमिल लिटरेचर थ्रू आउट दिस पीरियड। तो जो तमिल पोएटेस थी, जैसे कि अव्वयार, नच चेल्लैयार और ककाई पडिनियार, ये प्रोमिनेंट और मोस्ट फ्लरिशिंग पोएटेस थी जिन्होंने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं तमिल लिटरेचर में संगम एरा के दौरान। वुमेन्स ब्रेवरी ऑल्सो लॉडेड इन सेवरल पोएम। तो महिलाओं की जो ब्रेवरी है, जो महिलाओं की जो बहादुरी है, उसकी प्रशंसा की गई है बहुत सी पोएमों में जो लिखी गई हैं संगम एरा के दौरान। Karpu or chaste life was seen to be the finest virtue of women. It was common practice to marry for love. Women were given the right to pick their life mates. तो जो करपू यानी कि जो चेस्ट लाइफ यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, वो हाईएस्ट वर्च्यू के फॉर्म में देखा जाता था, जो कि एक वुमेन की लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट वर्च्यू है, जो प्रैक्टिस है वुमेन लाइफ के लिए, वो करपू यानी कि चेस्ट लाइफ, प्योरिटी के साथ रहना, उसको एक फाइनेस्ट वर्च्यू के रूप में देखा गया है। इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस टू मैरी फॉर लव। और इस दौरान जो महिलाएं थी वो, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगी हुई थी, वो अपने जो पार्टनर्स थे यानी कि जो जीवन साथी थे वो खुद चुन पाती थी संगम पीरियड के दौरान। Widows, on the other hand, had a wretched life. Sati was also widely practiced in societies upper echelons. लेकिन जो विडोज थी उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही दुखदायी थी। सती प्रैक्टिस
जो सती प्रथा थी वो प्रैक्टिस की जाती थी। द मोनार्क्स एंड नोबिलिटी पैट्रोनाइज द क्लास ऑफ डांसर्स। तो जो मोनार्क्स और जो नोबल क्लास थी उनके दरबार में जो डांसर्स थे वो डांस किया करती थी। संगम एज आर्ट्स। तो संगम एज के दौरान किस तरह की आर्ट थी, किस तरह की कला थी। पोएट्री, म्यूज़िक एंड डांस वर प्रोमिनेंट अमंग द संगम पीपल। तो पोएट्री, म्यूज़िक और जो डांस था वो प्रोमिनेंट था संगम पीपल, मतलब कि संगम पीरियड जो एज है उसमें ये तीन जो थी वो मोस्ट प्रोमिनेंट आर्ट्स थी। द मोनार्क्स, चीफटेंस एंड नोबिलिटी मेड जनरस पेमेंट टू द पोएट्स। और जो मोनार्क्स जो थे, जो कि मतलब पूरे किंगडम के किंग्स हुआ करते थे, जो चोलास, चेरास और पांड्यास के अंदर जो किंगडम्स हुआ करते थे उनके जो मोनार्क्स हुआ करते थे, और जो चीफटेंस जो छोटे किंगडम हुआ करते थे, और जो नोबल क्लास हुआ करती थी वो अच्छी खासी मतलब कि अच्छी रकम दिया करते थे जो पोएट्स थे उनको। पनार एंड विरलियार, two singing bards packed the royal courts. They were masters of traditional tunes and dances. और जो पनार और विरलियार जो थे वो ये दो प्रोमिनेंट जो सिंगिंग बार्ड्स हुआ करते थे, ये हमेशा छाया रहते थे जो पनार और विरलियार जो थे, और ये रॉयल कोर्ट्स में छाया रहते थे। इन्होंने महारत हासिल की हुई थी, जो ट्रेडिशनल ट्यून्स और डांसेस थे उसमें महारत हासिल की हुई थी। इस वजह से इनको हर एक कोर्ट्स में बुलाया जाता था, और ये छाए रहते थे। जो पनार और विरलियार जो दो गाने वाले जो गायक थे ये शामिल रहते थे हर एक कोर्ट में, और ये छाए रहते थे। द संगम लिटरेचर मेंशंस अ वैरायटी ऑफ यस and drums, Kanigayar dance. People's favorite form of entertainment was kutu. तो इस दौरान जो संगम एरा था उसमें मेंशन, जो संगम लिटरेचर है उसमें मेंशन किया गया है जो वैरायटी ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे यस, ड्रम्स, और जो डांस हुआ करता था कनिगयार का, उसके बारे में मेंशन किया गया है जो संगम लिटरेचर है उसमें। और जो लोगों का फेवरेट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि जो सबसे पसंदीदा जो फॉर्म था एंटरटेनमेंट का वो कुटू था। एंड ऑफ संगम एज। तो संगम एज का अंत किस प्रकार हुआ। द संगम पीरियड ग्रेजुअली डिक्लाइंड एट द एंड ऑफ 3rd century AD। तो संगम पीरियड का जो समापन था वो 3rd century AD में हुआ। फॉर ऑलमोस्ट 2.5 centuries द कालाभ्रास ऑक्यूपाइड तमिल लैंड। देयर इज़ वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट द कालाभ्रा रीजन। तो लगातार जो 2 शताब्दियाँ थी उसमें कालाभ्रास ने उस एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था। जो पहले संगम रूलर्स ने ऑक्यूपाई किया था उसको कालाभ्रास ने ऑक्यूपाई कर लिया था बाद में तमिलनाडु को। देयर इज़ वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट द कालाभ्रा रीजन। तो इसमें जो लिटरेचर है उसमें इतना सोर्स नहीं मिल पाता है। जो कालाभ्रार का जो शासन काल था उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, इतनी रिसर्च नहीं हो पाई, इतनी राइटिंग्स नहीं मिल पाई जिससे इनके बारे में पता लगाया जा सके। ड्यूरिंग दिस टाइम जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म रोज टू प्रोमिनेंस। और कालाभ्रार के टाइम में जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म थे ये प्रमुखता से उभरे। The Pallavas of the northern Tamil Nadu and the Pandyas of southern Tamil Nadu pushed the Kalabras out of the Tamil Nadu and established their reign. और जो पल्लवास थे जो नॉर्दर्न तमिलनाडु के में जो रूलिंग डायनेस्टी थी पल्लवास की, और जो सदर्न तमिलनाडु में जो पंड्या रूलर्स थे, इन्होंने कालाभ्रा को हटाया, मतलब उनको उस एरिया से हटाया और वहाँ पे अपना शासन जो है वो स्थापित कर दिया। Conclusion. The Sangam age is an important epoch in the South Indian history. The Sangam period or age, more specifically the 3rd Sangam period, was a historical period in ancient Tamil Nadu, Kerala and parts of Sri Lanka that lasted from roughly the 6th century BCE to around the 3rd century CE. It was named after the well-known Madurai-based Sangam schools of poets and thinkers. तो संगम एज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एज है
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो साउथ इंडियन हिस्ट्री है उसका। और जो संगम पीरियड है या फिर एज जो है, स्पेसिफिकली जो थर्ड संगम पीरियड है, ये एक प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल पीरियड रहा है तमिलनाडु की हिस्ट्री का, एंशंट तमिलनाडु का, केरला का और कुछ पार्ट्स जो श्रीलंका के थे उनका, जिसकी शुरुआत हुई थी 6th सेंचुरी BC से और ये ख़त्म हुआ था 3rd सेंचुरी CE में। जो थर्ड संगम था वो 6th सेंचुरी BC में स्टार्ट हुआ था और 3rd सेंचुरी CE में इसका समापन हुआ था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द वेल नोन मदुराई बेस्ड संगम स्कूल्स ऑफ पोइट्स एंड थिंकर्स। और इसका नाम संगम इसलिए पड़ा क्योंकि जो मदुरई में जो फेमस बसे हुए जो पोएट्स थे और फिलोसफर्स थे, उनका जो संगम यानी कि जो एसोसिएशन बैठता था, जो सम्मेलन होता था, जो स्कूल लगता था इनका, इस वजह से इसका नाम संगम पड़ा।